हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री में हमारा पुर्तगाल कंप्लीट हो चुका, डच कंप्लीट हो चुका। आज से हमारा स्टार्ट होगा ब्रिटिशर्स इन इंडिया, यानी कि अंग्रेज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत भारत में कैसे हुई, अंग्रेज़ों का भारत आगमन कैसे हुआ। तो पहले इस चीज़ को सुनो ध्यान से और फिर हम करेंगे। स्टार्टिंग कैसे होती है, जब आपकी 15th और 16th सेंचुरी चल रही होती है, यानी कि 15वीं और 16वीं शताब्दी में यूरोप के देशों को भारत के मसाले चाहिए थे, जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची। उन्हें रेशम चाहिए था, सूती कपड़ा चाहिए था, नील चाहिए था और कीमती वस्तुएं भी वहाँ पे बहुत महंगी थी। ये सब चीज़ें उनको चाहिए थी। लेकिन समस्या क्या थी कि भारत तक समुद्री व्यापार पर पुर्तगालियों का नियंत्रण था। जैसे हमने देखा 1498 में वास्को दा गामा भारत आया। इसके लगभग 100 वर्षों तक पुर्तगालियों का समुद्री व्यापार पर प्रभुत्व स्थापित रहा। अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी भी इसी व्यापार में हिस्सा चाहते थे। इसलिए इंग्लैंड ने भारत आने का प्लान बनाया, जहाँ पे आपकी 1600 में क्या आती है, इसी प्लान में 1600 में आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। कब होती है? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को वहाँ की इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को शाही चार्टर दिया, अधिकार पत्र दिया, रॉयल चार्टर दिया। ठीक है, इस अधिकार पत्र को हम क्या कहते हैं? इसको हम शाही चार्टर भी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं हम इसको? शाही चार्टर कहते हैं, शाही चार्टर भी कहते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं? रॉयल चार्टर भी कहते हैं। ये कहते हैं। अब बात आ जाती है कि चार्टर है क्या? क्या था भाई? चार्टर में मिला क्या? एक्चुअली चार्टर में इनके मिला कि पूर्वी देश जो ईस्ट इंडीज़ देश है उसके व्यापार पर एकाधिकार, कंपनी को व्यापार करने का विशेष अधिकार, जहाज भेजने की अनुमति, और यह कंपनी आगे चलकर पूरे भारत पर शासन करेगी। ठीक है। अंग्रेज भारत कैसे पहुँचे भाई? कैसे पहुँचे थे अंग्रेज भारत, बताओ मुझे। 1607 में क्या होता है? 1607 में हेक्टर अपना जहाज लेकर आता है भाई। समझो, धीरे धीरे करेंगे। अपना जहाज लेकर भारत भेज देते हैं इसको। जहाज का कप्तान कौन था? हेक्टर। तो रुको रुको रुको, हेक्टर जहाज लेकर आया था ये, यानी कि जहाज का नाम था हेक्टर। ये भेजा ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहाज। कौन सा जहाज? हेक्टर। इसको लेकर कौन आया था? इसको लेकर आए थे आपके कैप्टन। क्या हो रहा है भाई, आज तो समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ध्यान से अब देखो भाई, दोबारा देखो भाई। 1607 में क्या होता है? 1607 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनका जहाज हेक्टर को भारत भेजा। इस जहाज को लेकर कौन आया था? इस जहाज को लेकर आए थे आपके कैप्टन। कौन थे कैप्टन? विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस लेके आए थे। थोड़ा थोड़ा सा समझ आ रही हूँ आज, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट डिटेल में करेंगे। 1608 में ये आपके सूरत पहुँचता है। ये आया तो इस वजह से था कि यहाँ पे अकबर का शासन चल रहा है, बट अकबर 1605 में मर चुका था। अब शासन किसका चल रहा था? जहांगीर का शासन चल रहा था। उस समय आपके भारत में किसका शासन था? मुगल सम्राट जहांगीर का शासन था। फिर क्या होता है? विलियम हॉकिंस और जहांगीर। विलियम हॉकिंस अपने साथ एक पत्र लेकर आता है। वो पत्र किसने दिया था? ये अपने साथ क्या लेके आया? पत्र लेकर आया। और ये पत्र किसने दिया? ये पत्र दिया था वहाँ के इंग्लैंड के राजा। कौन थे? जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड, यानी कि जेम्स प्रथम थे उस टाइम पे आपके राजा। विलियम हॉकिंस अपने साथ इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम
का पत्र लेकर ये कहाँ पहुँचा, ये पहुँचा भाई आपके आगरा आ जाता है। ये आ गया आगरा। इसने जहांगीर से कहा कि हम भारत में केवल व्यापार करना चाहते हैं। जहांगीर ने उसका स्वागत किया। हॉकिंस को मनसब भी दिया गया भाई। लेकिन पुर्तगालियों की चाल भी चल रही थी साथ साथ। पुर्तगाली पहले से भारत में शक्तिशाली थे। उन्होंने जहांगीर को समझाया कि अंग्रेजों पर भरोसा मत करना। परिणाम क्या निकला? हॉकिंस को स्थायी व्यापार करने की अनुमति नहीं मिली और वो निराश होकर वापस लौट गया। फिर अंग्रेजों ने क्या किया? उन्होंने सोचा कि अगर मुगलों का विश्वास जीतना है तो पहले पुर्तगालियों को हराना होगा। इसी वजह से 1612 में आपका होता है सवाली का युद्ध। कब होता है? 1612 में सवाली का युद्ध हो गया। 1612 में सूरत के पास बैटल ऑफ सवाली, अंग्रेजों और पुर्तगालों के बीच समुद्री युद्ध होता है। इसका रिजल्ट क्या निकलता है? अंग्रेज जीत जाते हैं। यह अंग्रेज की भारत में पहली बड़ी सैन्य सफलता थी। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए कि भारत में अंग्रेजों की पहली सैन्य सफलता कौन सी थी, तो हम कौन सा युद्ध कह देंगे? सवाली का युद्ध, जो सूरत के पास हुआ था 1612 में। अब मुगलों को क्या लगा कि अंग्रेज समुद्र में पुर्तगालियों से भी अधिक शक्तिशाली हैं भाई, इन्होंने पुर्तगालियों को हरा दिया। फिर इनको सूरत में पहली फैक्ट्री खोलने की अनुमति मिली। युद्ध के बाद मुगलों ने अंग्रेजों को सूरत में पहली फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी। ठीक है, यहाँ पे जो ये फैक्ट्री है, इसका अर्थ फैक्ट्री कारखाना टाइप नहीं है। उस समय फैक्ट्री का मतलब होता था व्यापारिक गोदाम या इनका कार्यालय। यहीं से भारत में अंग्रेजी व्यापार की वास्तविक शुरुआत हुई। फिर 1615 का टाइम आ गया। अब 1615 में आपके कौन आते हैं? सर टॉमस रो। अब 1615 में आ गया आपके टॉमस रो। 1615 में इंग्लैंड के राजा ने अपना राजदूत टॉमस रो को जहांगीर के दरबार में भेजा था। टॉमस रो बहुत समझदार कूटनीतिज्ञ था। उसने युद्ध नहीं किया, उसने मित्रता की नीति अपनाई और जिससे जहांगीर काफ़ी प्रसन्न हुआ। टॉमस रो को क्या मिला? जहांगीर ने अंग्रेजों को इस टाइम व्यापार करने की अनुमति दी, कई स्थानों पर फैक्ट्री खोलने का अधिकार दिया, व्यापारिक सुविधाएं दी। यही अंग्रेजों की सबसे बड़ी कूटनीति सफलता थी। तो देखिए धीरे धीरे अंग्रेजों का विस्तार कैसे हुआ। जैसे 1613 में सूरत में पहली फैक्ट्री खोली, 1639 में मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया था, 1668 में बम्बई में कंपनी को मिला, 1668 बम्बई कंपनी को मिला था दहेज के रूप में। 1690 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना का आधार बना। तो अंग्रेज व्यापार से शासन तक कैसे पहुँचे? शुरुआत में उन्होंने कहा कि हम केवल व्यापारी हैं। फिर उन्होंने किले बनाई, सेना बनाई, भारतीय सैनिक सिपाही भर्ती किए, भारतीय राजाओं की राजनीति में हस्तक्षेप किया, एक राजा को हटाकर दूसरे राजा को बैठाया और कर वसूली स्टार्ट कर दी। तो धीरे धीरे व्यापारी से वो क्या बन गए? शासक बन गए। अब कुछ फैक्ट्स लिखो क्योंकि फैक्ट्स इम्पोर्टेंट है, नोट्स पे भी आएंगे हम। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 31 दिसंबर 1600 को हुई। 1608 में कौन सूरत पहुंचा था? हम कह देंगे विलियम हॉकिंस पहुंचा था। विलियम हॉकिंस किस जहाज को लेकर आया था? ये हेक्टर जहाज को लेकर आया था। इस टाइम मुगल सम्राट कौन था? इस टाइम मुगल सम्राट आपका जहांगीर था। सवाली का युद्ध कब हुआ? 1612 में होता है सवाली का युद्ध। इस सवाली को सुहाली भी बोलते हैं भाई, सुहाली का युद्ध हुआ जिसमें आपके अंग्रेज जीते और पुर्तगाली हारे। ठीक है, फिर 1613 में सूरत में पहली स्थायी फैक्ट्री खोली, 1611 में अस्थायी फैक्ट्री खोली थी। 1615 से 19 तक टॉमस रो
जहांगीर के दरबार में रहा। ठीक है, अंग्रेजों का उद्देश्य पहले व्यापार था, बाद में उन्होंने भारत की राजनीति में हस्तक्षेप किया। अब आते हैं हम मेन स्टोरी पे। अब मैंने आपको थोड़ा सा, कहते हैं ना कि मूवी का ट्रेलर दिखा दिया, अब दिखाती हूँ मैं आपको मूवी उस टाइम क्या सीन था, कैसे क्या सिचुएशन हो रही थी। तो देखिए, बात करते हैं अब हम कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं हम, यहाँ से। ठीक है, अब हम बात करते हैं किस चीज़ की, कि भाई अब बताओ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो ब्रिटिशर्स की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसके पीछे की कंप्लीट स्टोरी क्या थी। पहली बात तो इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हो गई थी आपके 31 दिसंबर 1600 को, तब हुई थी। ठीक है, यूरोप में उस टाइम क्या स्थिति थी। यूरोप में उस टाइम स्थिति थी 16वीं शताब्दी का, जब लास्ट टाइम पीरियड चल रहा था, उस टाइम यूरोप में भारत के मसाले, रेशम, सूती वस्त्र, नील और जितनी भी विलासिता की चीज़ें होती हैं, उनकी भारी डिमांड थी। लेकिन भारत के समुद्री व्यापार पर पुर्तगालियों का लगभग एकाधिकार था। इस टाइम पर क्या था, भारत के समुद्री व्यापार पर पुर्तगाली एकाधिकार था। एकाधिकार को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोनोपोली ना। एकाधिकार था, किसका एकाधिकार था भाई, पुर्तगाली एकाधिकार था। अब अंग्रेज व्यापारी भी इस लाभदायक व्यापार का हिस्सा चाहते थे। तो अंग्रेज व्यापारियों की क्या योजना बनी, इन्होंने आपके लंदन के लगभग 218 मर्चेंट्स, जिनको हम व्यापारी बोल देते हैं, व्यापारियों यानी कि जो आपके मर्चेंट्स होते हैं, ने मिलकर एक निर्णय किया। क्या निर्णय किया कि यदि वे अलग अलग व्यापार करेंगे तो पुर्तगालियों और डचों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे, उनका कॉम्पिटिटर बन ही नहीं पाओगे। इसलिए उन्होंने एक बड़ी संयुक्त व्यापारिक कंपनी बनाने का निश्चय किया। और इस समय आपकी इंग्लैंड में इंग्लैंड की रानी कौन थी, महारानी कह दो, रानी कह दो, कौन थी, एलिजाबेथ प्रथम थी। कौन थी, एलिजाबेथ प्रथम थी। इसका शासन चल रहा था। तो महारानी से अनुमति की मांग की गई। व्यापारियों ने महारानी से अनुरोध किया कि उन्हें पूर्वी देशों, यानी कि ये आपका इंग्लैंड यहाँ है, ग्रीनविच मीन टाइम ये जाती है हमारी 0 डिग्री, तो इन्होंने यहाँ पे बैठ के बोला कि हमें यहाँ पर व्यापार करने की अनुमति दे दो। व्यापार करने की अनुमति कहाँ मांगी, व्यापार करने की अनुमति मांगी इन्होंने ईस्ट इंडीज़ में, कि हमें, सॉरी ज़्यादा नीचे हो गया, इतना नीचे नहीं था। ठीक है, इन्होंने कहा यहाँ बैठ के कि हमें यहाँ व्यापार करने की अनुमति दे दो। यहाँ व्यापार का मतलब क्या हो गया भाई, ईस्ट इंडीज़ एरिया में। ये इंडिया नहीं, ईस्ट इंडीज़ यानी कि कंप्लीट पूर्वी देशों में व्यापार करने का विशेष अधिकार इनको दिया जाए। इन्होंने ऐसा अनुरोध किया। महारानी भी चाहती थी कि इंग्लैंड समुद्री व्यापार में एक बड़ी शक्ति बने, और पुर्तगाल और स्पेन के प्रभुत्व को चुनौती दी इन्होंने। इसी उसमें एक ऐतिहासिक दिन रचा जाता है 31 दिसंबर 1600, और 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक रॉयल चार्टर, इन्होंने 31 दिसंबर 1600 को एक शाही चार्टर कह दो, रॉयल चार्टर कह दो, अधिकार पत्र कह दो, ये जारी किया। ठीक है, इस चार्टर के द्वारा कंपनी की स्थापना हुई। इनकी कंपनी का पूरा नाम क्या था, अब आपके बात आ जाए, कंपनी का नाम क्या था भाई। ईस्ट इंडिया कंपनी तो बाद में नाम दिया गया था 1831 के आसपास, पहले इसको नाम क्या दिया गया था, इसका नाम था द गवर्नर एंड
कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंडन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ये था इनकी कंपनी का पूरा नाम, जिसको आप अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। ये था इनकी कंपनी का नाम। क्या नाम था? द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। क्या नाम था इनकी कंपनी का? दोबारा देखो, क्या नाम था, याद करो अभी मेरे साथ। द गवर्नर, क्या नाम था? द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स। क्या नाम था? द गवर्नर and company of the governor and company of the merchant, the governor and company of merchants of London trading into द ईस्ट इंडीज। ये था इनकी कंपनी का नाम। क्या था? द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। बाद में इसको संक्षिप्त नाम दिया गया, बाद में इसको क्या बोला गया? ईस्ट इंडिया कंपनी। अब बात आ जाती है कि ये बताओ कि ये रॉयल चार्टर था क्या? क्या था इस रॉयल चार्टर का मीनिंग? क्या था इसमें? रॉयल चार्टर एक आधिकारिक दस्तावेज था जिसके माध्यम से महारानी ने कंपनी को कानूनी मान्यता और विशेष अधिकार दिए। इसे ही कंपनी का जन्म प्रमाण पत्र कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी का जन्म प्रमाण पत्र। ये एक आधिकारिक दस्तावेज था जिसके माध्यम से कह दो, जिसके माध्यम से महारानी ने कंपनी को कानूनी मान्यता और विशेष अधिकार दिए। ठीक है, रॉयल चार्टर द्वारा मिले एक अधिकार क्या थे? इस चार्टर में क्या अधिकार दिए गए? चार्टर के अकॉर्डिंग पूर्वी देशों में 15 वर्षों का व्यापारिक एकाधिकार मिला। और क्या था इसमें? इंग्लैंड का कोई अन्य व्यापारी बिना कंपनी की अनुमति पूर्वी देशों में व्यापार नहीं कर सकता था। और क्या था इसमें? इंग्लैंड का कोई अन्य व्यापारी बिना कंपनी की अनुमति के पूर्वी देशों में व्यापार नहीं कर सकता था। इस चीज़ को समझे आप? पहला क्या था कि पूर्वी देश जो ईस्ट इंडीज़ कंट्रीज़ थी, यहाँ पर 15 वर्षों का एक व्यापारिक मोनोपोली दिया गया, एक व्यापारिक अधिकार दिया, 15 वर्षों के लिए दिया था, सिर्फ 1600 से 1615 तक। और दूसरा क्या कहा कि इंग्लैंड का कोई और व्यापारी इस कंपनी के अलावा बिना कंपनी की अनुमति के पूर्वी देशों में व्यापार नहीं कर सकता। फिर इन्होंने और क्या कहा? क्या था इस रॉयल चार्टर एक्ट में? चार्टर एक्ट में तो क्या था? रॉयल चार्टर में और क्या था? अपने जहाज भेजने का इनको अधिकार मिला। क्या मिला? और इनको अपने जहाज भेजने का अधिकार मिला एक तो इनको। फिर ठीक है, और क्या मिला? जो आपके फैक्ट्रीज थी, यानी कि जो आपके व्यापारिक गोदाम थे,
यानी कि जिनको नाम दे रखा था फैक्ट्री का। स्थापित करने की अनुमति मिली, ये हुआ। और क्या था? अपने कर्मचारियों को नियुक्ति करने का अधिकार मिला। एक ये हो गया। और क्या हुआ भाई? अपने कंपनी के नियमों के अनुसार व्यापार करती थी। क्या होता था? कंपनी अपने नियमों के हिसाब से व्यापार करती थी। यहाँ ध्यान दो। अब ये जो टाइम पीरियड चल रहा था, इस समय कंपनी को भारत पर शासन करने का अधिकार नहीं मिला था। इसका उद्देश्य सिर्फ क्या था? व्यापार करना था। कंपनी की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें कंपनी की, तो जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी कैसी थी? एक जॉइंट स्टॉक कंपनी थी, यानी कि एक संयुक्त पूंजी कंपनी थी। कैसी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी एक जॉइंट स्टॉक कंपनी थी। जॉइंट स्टॉक कंपनी का मतलब क्या होता है? संयुक्त पूंजी कंपनी। ये कैसी थी? एक संयुक्त कंपनी पूंजी थी। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि जहां बहुत सारे व्यापारियों ने मिलकर पूंजी लगाई हो और लाभ हानि सभी निवेशकों में बांटी जाती थी। यही व्यवस्था बाद में आधुनिक कंपनियों का आधार भी बनी। पहला उद्देश्य क्या था इनका? कंपनी का उद्देश्य क्या था भाई? कि भारत और पूर्वी देशों से मसाला खरीदना, रेशम, सूती कपड़ा, नील, चाय और अन्य वस्तुओं का व्यापार करना और इंग्लैंड को एशियाई व्यापार में अग्रणी बनाना। अब भारत आने की तैयारी हुई। चार्टर मिलने के बाद कंपनी ने अपने जहाज़ तैयार किए और भारत तक समुद्री मार्ग पहुंचने की योजना बनाई। तो इन तैयारियों में हमने देखा कि 1607 में आपके जो कैप्टन विलियम हॉकिंस है वो चलते हैं, और 1608 में आपके कैप्टन विलियम हॉकिंस अपना हेक्टर जहाज लेकर सूरत पहुंच गया, जहां से भारत में अंग्रेजी व्यापार की वास्तविक शुरुआत हुई। तो यहाँ पे हम क्या पॉइंट्स याद करेंगे कि इनकी स्थापना कब हुई? 31 दिसंबर 1600 को हुई। स्थापना किसने की? एलिजाबेथ प्रथम ने की थी। पूरा नाम क्या था इस कंपनी का? द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़ था। कैसा नेचर था इस कंपनी का? जॉइंट स्टॉक कंपनी थी। मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना था। विशेष अधिकार क्या था? कि 15 वर्षों का व्यापारिक एकाधिकार इनको मिला था। पहला भारतीय बंदरगाह कौन सा बना? कहाँ थे? सूरत 1608 में पहुँचे थे। ठीक है। पहला दूत कौन था? कैप्टन विलियम हॉकिंस था। जहाज का नाम क्या था? हेक्टर था। तो देखिए 1600 में कंपनी बनी, 1608 में हॉकिंस आया, 1612 में सवाली की जीत हुई, 1613 में सूरत फैक्ट्री लगाई गई, 1615 में टॉमस रो आया। समझ गए? अब देखो अंग्रेज भारत कैसे पहुंचे, ये कंप्लीट चीज़ हमने देख ली कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 31 दिसंबर 1600 को, लेकिन कंपनी तुरंत भारत नहीं पहुंच पाई थी। भारत तक पहुंचना आसान नहीं था, इसके लिए कई वर्षों तक तैयारी करनी पड़ी थी। कैसे तैयारी की? देखो भाई, भारत आने का निर्णय तो इन्होंने क्यों लिया? कंपनी का उद्देश्य भारत से मसाले, रेशम, सूती कपड़ा, नील और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं खरीदना था। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या थी, भारत तक का समुद्री मार्ग पर नियंत्रण किसका था? पुर्तगालियों का था। अंग्रेज जानते थे यदि वे सीधे भारत आए तो पुर्तगाली उनका विरोध करेंगे। फिर भी कंपनी ने जोखिम उठाने का निर्णय लिया और पहला समुद्री अभियान इस चीज़ में कब होता है? अब इनका पहला
समुद्री अभियान होता है आपका 1601 में। 1601 में जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसने अपना पहला व्यापारिक अभियान भेजा था। ठीक है, इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? इसका नेतृत्व कर रहे थे आपके जेम्स लेंस्टर। कौन कर रहे थे? जेम्स लेंस्टर कर रहे थे। ठीक है, लेंस्टर भी बोल देते हैं कई कई इनको। इसका नेतृत्व किन्होंने किया? जेम्स लेंस्टर ने किया। वो कई जहाज़ों के साथ पूर्वी देशों के लिए रवाना हुआ। इस पहले अभियान का मुख्य लक्ष्य मसाला द्वीप यानी कि ईस्ट इंडीज़, इंडोनेशिया था। ठीक है, यहाँ पे इनका जो लक्ष्य था, या हम ये कह सकते हैं जो इनका यहाँ गोल था, वो क्या था? वो था आपका मसाला द्वीप। मसाला द्वीप कौन सा था आपका? ईस्ट इंडीज़। ईस्ट इंडीज़ का मतलब आपका इंडोनेशिया एरिया। ये था इनका पहला। भारत नहीं था, इंडोनेशिया था, और 1601 में यहाँ के लिए ये रवाना हुए थे। इस अभियान से कंपनी को बहुत अच्छा लाभ हुआ और उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया भाई। फिर भारत भेजा गया जहाज़, तो आपको पता है 1607-8 के दौरान कंपनी ने हेक्टर नामक जहाज़ भारत भेजा। इस जहाज़ का कैप्टन कौन था? विलियम हॉकिंस था। लंबी समुद्री यात्रा की। उस समय आपकी कोई स्वेज नहर नहीं थी, क्योंकि स्वेज नहर आपकी 1669 में बनी थी, 1869 में बनी थी शायद, आई गेस। स्वेज नहर कब बनी थी? हाँ ठीक है, जो आपकी स्वेज नहर थी वो उस टाइम नहीं थी, क्योंकि स्वेज नहर आपके 1869 में बनी थी। इसलिए जहाज़ों को कहाँ से आना पड़ा? अफ्रीका के वही दक्षिणी सिरे केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर से भारत आना पड़ा था। यात्रा में कई महीने लग जाते थे, क्योंकि रास्ते में तेज तूफान आते थे, समुद्री डाकुओं का खतरा रहता था, भोजन और पानी की कमी हो जाती थी, कई नाविक बीमार भी पड़ जाते थे। फिर भी अंग्रेज भारत पहुंचने के लिए आगे बढ़ते रहे और सूरत पहुंचते हैं एट लास्ट। कब पहुंचते हैं ये? 24 अगस्त 1608 को ये अपना हेक्टर जहाज लेकर सूरत पहुंचा। कौन पहुंचा? विलियम भाई साहब पहुंचे। ठीक है, कैप्टन विलियम हॉकिंस पहुंचे। उस समय भारत पर शासन किसका था? भारत में उस टाइम मुग़ल सम्राट था। मुग़ल सम्राट कौन था भाई? अकबर तो मर चुका था। अकबर के बाद कौन बैठा था? जहांगीर गद्दी पर बैठा था। अब जहांगीर का शासन था। सूरत भारत का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक बंदरगाह था। पुर्तगालियों का यहाँ पहले से ही प्रभाव था। पुर्तगालियों ने विरोध भी किया। जैसे ही अंग्रेज सूरत पहुँचे, पुर्तगाली चाह रहे थे कि कैसे ना कैसे जहांगीर से मिल ही ना पाए, और पुर्तगालियों ने उनका कड़ा विरोध किया। उन्होंने मुग़ल अधिकारियों से कहा, अंग्रेज़ों को व्यापार करने की अनुमति मत दीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि कोई और नया यूरोपियन देश भारत के व्यापार में भागीदार बने। बट जब विलियम हॉकिंस सूरत से सूरत से कहाँ पहुँचता है? जहांगीर के पास आगरा पहुँचता है। ठीक है, सिर्फ सूरत में रुकने से व्यापार संभव नहीं था। विलियम हॉकिंस को भी ये समझ में आ गया था। इसलिए विलियम हॉकिंस ने इंग्लैंड के जो राजा थे जेम्स प्रथम का पत्र लेकर मुग़ल सम्राट जहांगीर के दरबार में कहाँ पहुँचा? आगरा पहुँचा। उसने जहांगीर से भारत में व्यापार करने की अनुमति दी। जहांगीर ने उसका वेलकम किया, लेकिन पुर्तगालियों के दबाव के कारण उसे तुरंत स्थायी अनुमति नहीं मिली थी। यही आगे चलकर अंग्रेजों और मुग़लों के बीच संबंधों की शुरुआत कहाँ से होती है? सवाली के युद्ध से होती है 1612 में, और 1613 में सूरत में पहली अंग्रेज फैक्ट्री तक ये लोग पहुँचे। तो यहाँ से हमने क्या क्या देखा कि 1601 में पहला अंग्रेजी व्यापारिक अभियान जेम्स लेंस्टर लेके पहुँचा। 1607-8 में भारत के लिए यात्रा हुई। कहाँ गया था पहला अंग्रेजी अभियान इनका? आपके ईस्ट इंडीज़ यानी कि इंडोनेशिया गया था। कौन लेके गया था? जेम्स लेंस्टर लेके गया था। 24 अगस्त 1608 को हेक्टर जहाज कहाँ पहुँचता है? आपके सूरत पहुँचता है। कैप्टन कौन था? विलियम हॉकिंस था। मुग़ल सम्राट कौन था? जहांगीर था। कहाँ मिला ये? सूरत नहीं मिला था, आगरा मिला था। पर भारत का पहला अंग्रेजी आगमन स्थल कौन सा है? आपका सूरत है। समझ में आ गया?
और फिर आगे जाके इन्होंने सूरत में 1613 में फैक्ट्री लगाई, 1615 में आपका टॉमस रो जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। अब देखो विलियम हॉकिंस की भी स्टोरी सुन लो कि विलियम हॉकिंस की स्टोरी भारत में 1608 से 1611 तक कैसी थी। कब से कब तक? 1608 से लेके 1611 तक। अब इस चीज़ को समझो। पहली बात तो विलियम हॉकिंस था कौन? विलियम हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कैप्टन था और कंपनी का प्रतिनिधि था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसे भारत इसलिए भेजा ताकि वो मुगल सम्राट से व्यापार की अनुमति प्राप्त कर सके। इस समय इंग्लैंड का राजा कौन था? जेम्स प्रथम था। राजा जो जेम्स प्रथम था, इसने अकबर के नाम एक पत्र लिखा था, लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन बोलते हैं इसको, और वो हॉकिंस को दिया। भारत में आगमन कब हुआ? 1608 में हुआ। 24 अगस्त 1608 को जब ये 24 अगस्त 1608 को ये सूरत पहुंचा अपना हेक्टर जहाज लेकर, उस समय भारत में मुगल साम्राज्य था, जहांगीर का शासन चल रहा था। और सूरत क्या था? सूरत भारत का सबसे बड़ा समुद्री व्यापारिक बंदरगाह होता था और पुर्तगाली पहले से वहाँ अपना प्रभुत्व बनाए हुए थे। आगरा जाने का निर्णय क्यों लिया हॉकिंस ने? हॉकिंस समझ गया था कि केवल सूरत के अधिकारियों से अनुमति लेकर व्यापार नहीं हो सकता। इसके लिए भारत में जो अंतिम निर्णय होगा वो आपका कौन होगा? अंतिम निर्णय केवल मुगल सम्राट से ही लेना होगा। इसलिए वह लंबी यात्रा करके कहाँ पहुँचता है? सूरत से आगरा पहुँचता है। ठीक है, आगरा दरबार में पहुँचता, जहाँ जहांगीर का दरबार लगता था। अब जहांगीर के दरबार में हॉकिंस ने जहांगीर को इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र सौंपा। पत्र में लिखा था कि अंग्रेज भारत में केवल व्यापार करना चाहते हैं, उनका उद्देश्य मुगल साम्राज्य से मित्रता और व्यापारिक संबंध स्थापित करना है, सिर्फ ये। जहांगीर हॉकिंस से क्यों प्रभावित हुआ? क्योंकि जो हॉकिंस था इसको तुर्की भाषा का ज्ञान था। ठीक है, अच्छा ज्ञाता था टर्किश भाषा का ये। उस समय मुगल दरबार में तुर्की और फारसी भाषाओं का प्रभाव था। तब हॉकिंस ने जहांगीर से तुर्की में बातचीत की तो जहांगीर उससे काफ़ी प्रभावित हुआ। यही कारण था कि उसे दरबार में विशेष सम्मान मिला। जब जहांगीर ने इसको सम्मान दिया तो इसके सम्मान में इसको क्या क्या दिया? इसको दिया जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब दिया। क्या दिया? 400 का मनसब दिया। यानी कि कुछ सोर्सेज 400 बताते हैं, कुछ सोर्सेज 500 बनाते हैं, पर आप 400 500 ऐसे याद करके चलो। ठीक है, बट एग्ज़ाम में आपका 400 ही था। वेतन और सुविधाएं दी। दरबार में रहने की अनुमति दी। ठीक है, इसी कारण हॉकिंस को कभी कभी इंग्लिश खान भी कहा जाता है। हॉकिंस को क्या कहा जाता है? इंग्लिश खान के नाम से जाना जाता है। कौन है इंग्लिश खान? आपके हॉकिंस। फिर भी व्यापार की अनुमति क्यों नहीं मिली? इतना सब दे दिया क्योंकि पुर्तगालियों का दबाव था। पुर्तगाली पहले से भारत में शक्तिशाली थे। उन्होंने जहांगीर को चेतावनी दी, यदि अंग्रेजों को व्यापार की अनुमति दी गई तो समुद्र में समस्या खड़ी हो जाएगी आपके। अनुमति क्यों नहीं मिली? अब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसी बात है तो ये बताओ कि इसको अनुमति क्यों नहीं मिली? जब इसको अपने दरबार में ही रख लिया तो इसको अनुमति क्यों नहीं मिली? तो सबसे पहला पॉइंट, पुर्तगालियों का दबाव भाई। क्या दबाव था? इन्होंने चेतावनी दी, यदि अंग्रेज को व्यापार की अनुमति दी गई तो समुद्र में समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। सेकंड, मुगलों की समुद्री निर्भरता थी भाई।
समुद्री निर्भरता का मतलब क्या था? क्योंकि मुगलों के पास कोई शक्तिशाली नौसेना ही नहीं थी। हज यात्रा और समुद्री व्यापार के लिए काफ़ी हद तक पुर्तगालियों पर डिपेंड थे, इसलिए जहांगीर अंग्रेजों को खुली छूट देने से हिचकिचा रहा था। फिर तीसरी चीज़ क्या थी भाई? दरबारी रणनीति या दरबारी राजनीति कह दो। इसका क्या मतलब है? मुगल दरबार के कुछ प्रभावशाली और अमीर और व्यापारी भी नहीं चाहते थे कि अंग्रेज व्यापार करें। हॉकिंस असफल क्यों माना जाता है? क्योंकि 1609 से लेकर ये बनता 1609 आगरा पहुंचा और 1609 से लेकर 1611 तक ये जहांगीर के दरबार में रहा। लेकिन इसको फिर भी रहने के बावजूद भी इसको सूरत में स्थायी फैक्ट्री की अनुमति नहीं मिली। अंग्रेजों को व्यापक व्यापारिक अधिकार नहीं दिला पाया ये, इसलिए इसका मिशन पूरी तरह सफल नहीं माना जाता। फिर होती है हॉकिंस की वापसी। ये बेचारा 1611 में निराश होकर वापस जाता है। ठीक है, भारत छोड़कर वापस इंग्लैंड के लिए रवाना हुआ। हालांकि उसने एक महत्वपूर्ण काम तो कर दिया था, उसने मुगल दरबार से सीधा पहला संपर्क स्थापित किया और अंग्रेजों के लिए आगे का रास्ता खोल दिया। इसके बाद अंग्रेजों ने समझ लिया कि केवल कूटनीति से काम नहीं चलेगा, समुद्र में अपनी शक्ति भी दिखानी पड़ेगी। और यही रीज़न बनता है आपके 1612 का सवाली के युद्ध का। ठीक है, अंग्रेजों ने यहाँ पे पुर्तगालियों को हरा दिया। इस जीत के बाद मुगलों का विश्वास अंग्रेजों पर बढ़ा और 1613 में सूरत में पहली फैक्ट्री खोली गई। ठीक है, देखो 1608 में विलियम हॉकिंस सूरत पहुंचता है। कौन सा जहाज लेकर पहुंचता है? हेक्टर जहाज लेकर पहुंचता है। इंग्लैंड का राजा कौन था? जेम्स प्रथम था। मुगल सम्राट कौन था? जहांगीर था। जहांगीर से बातचीत किसमें की? तुर्की भाषा में की। इसको उपाधि क्या मिली थी? इंग्लिश खान की मिली थी। कितने का मनसब दिया गया था? 400 का मनसब दिया गया था। मुख्य उद्देश्य क्या था? व्यापार, भारत में अंग्रेजों को व्यापार की अनुमति दिलाना। लेकिन रिजल्ट क्या निकला? स्थायी व्यापारिक अनुमति नहीं मिली, लेकिन मुगल दरबार से अंग्रेजों का पहला आधिकारिक संपर्क स्थापित हुआ। आगे का एक चीज़ और देखो, इनके ना पुर्तगालियों से खींचातानी हुई। पुर्तगालियों से खींचातानी क्यों हुई? जो 1608 से 1612 के बीच का टाइम था, हॉकिंस का टाइम था 11 तक। यहाँ पे हॉकिंस को व्यापार की अनुमति तुरंत क्यों नहीं मिली? क्योंकि पुर्तगाल क्यों डर गए थे भाई? जब 1608 में हॉकिंस सूरत पहुंचा तब पुर्तगाली 100 वर्ष 1498 में आए थे। 1608 भारत में व्यापार करे थे, लगभग 100 साल हो गए थे इनको। उन्होंने गोवा, दमन, दीव आदि स्थानों पर अपने ठिकाने बना लिए थे और अरब व्यापार में, समुद्री व्यापार, अरब सागर में, सॉरी अरब व्यापार में नहीं, अरब सागर के समुद्री व्यापार पर उनका बड़ा प्रभाव था। जैसे उन्हें पता चला कि अंग्रेज भी भारत में व्यापार करना चाहते हैं तो वो घबरा गए भाई। उन्होंने सोचा अगर अंग्रेजों को व्यापार करने दिया गया तो हमारा एक अधिकार खत्म हो जाएगा। पुर्तगालियों ने पहली क्या चाल चली? उन्होंने सूरत में मुगल अधिकारियों से कहा कि अंग्रेज समुद्री लुटेरे हैं, इन पर भरोसा मत करना। उन्होंने अंग्रेजों को बदनाम करने की पूरी कोशिश की ताकि उन्हें व्यापार की अनुमति ना मिले। जहांगीर के दरबार में भी दबाव बनाया। जब हॉकिंस आगरा पहुंचा तो जहांगीर से मिला, तब पुर्तगालियों ने अपने प्रतिनिधियों और मिशनरियों के माध्यम से भी दबाव बनाया। उन्होंने जहांगीर से कहा कि अंग्रेज भरोसेमंद नहीं हैं, यदि इन्हें अनुमति दे दी गई तो भविष्य में समस्या बनेंगे और मुगल साम्राज्य का समुद्री व्यापार प्रभावित होगा। मुगलों की मजबूरी थी क्योंकि उस समय मुगलों की अपनी मजबूत नौसेना नहीं थी। हज यात्रा पर जाने वाले जहाज हो गया, मक्का तक ले जाने वाला रास्ता था। समुद्री व्यापार काफ़ी हद तक पुर्तगालियों के प्रभाव वाले समुद्री मार्गों से गुजरता था। इसलिए जहांगीर पुर्तगालियों से पुर्तगालियों को नाराज़ ही नहीं करना चाहता था। हॉकिंस को क्या हाथ लगी भाई? निराशा हाथ लगी, जबकि जहांगीर व्यक्तिगत रूप से हॉकिंस से काफ़ी प्रभावित था।
उसने हॉकिंस को सम्मान भी दिया, मनसब दिया, दरबार में रहने भी दिया, लेकिन पुर्तगालियों के लगातार विरोध के कारण वह अंग्रेजों का स्थायी व्यापारिक अनुमति नहीं दे पाया। इस कारण हॉकिंस का मिशन असफल रहा। तो इससे अंग्रेजों ने क्या सीखा कि अंग्रेजों ने समझ लिया था कि सिर्फ बातचीत से हमारा काम नहीं चलना। जब तक समुद्र में पुर्तगालियों की ताकत नहीं टूटेगी तब तक मुगल हम पर भरोसा नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने अपनी पहले नौसेना को मजबूत किया और फिर सवाली का युद्ध लड़ने के लिए ये कहाँ आते हैं, सवाली का युद्ध लड़ने के लिए ये आते हैं आपके सूरत में। ठीक है, इस युद्ध में हार गए भाई। अब जहांगीर ने देखा वाह अंग्रेज समुद्र में भी शक्तिशाली हैं, तो इन्होंने 1613 में इनको सूरत में पहली फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे दी। आई गेस आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा कि हमने कितना क्या कर लिया। तो एक बार नोट्स देख लें थोड़े बहुत। तो देखिए 16वीं शताब्दी के, इससे आगे का नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि जहांगीर का टाइम पीरियड में कैसे कैसे 1613 से 18 तक अंग्रेजों का कैसे क्या चीज़ हुई थी, करेंगे धीरे धीरे। तो देखिए 16वीं शताब्दी के अंत में अंग्रेज यूरोप में एक नवीन व्यापारिक शक्ति के रूप में उभरे। भारत के साथ व्यापार करने के लिए अंग्रेजों को पुर्तगाली एवं डचों के से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक चार्टर पास किया। अंग्रेजों को प्राप्त अधिकार चार्टर के द्वारा क्या था कि भारत तथा पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार। ठीक है, ये एकाधिकार भाई ये गलत लिखा हुआ है, ये एकाधिकार 15 वर्षों का मिला था, 15 वर्षों का, 21 वर्षों का नहीं, 15 वर्षों का। ठीक है, किले बनाने, सैनिक रखने और युद्ध करने का अधिकार, संधि करने, सिक्के चलाने, न्याय करने का अधिकार, व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का अधिकार, और एक अधिकार कंपनी को 15 वर्षों के लिए दिया गया था। भारत में अंग्रेजों का आगमन और प्रारंभिक केंद्र कौन सा था? अंग्रेजों का पहला जहाज हेक्टर 1608 में सूरत के निकट स्वाली तट पर पहुंचा। 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस मुगल दरबार जहांगीर के साथ आगरा पहुंचा। 1611 में थॉमस रो जहांगीर के दरबार में गया। थॉमस रो और व्यापार की अनुमति प्राप्त की और एक अस्थायी फैक्ट्री इन्होंने लगाई। फिर कब? 1611 में। 1612 में सूरत में पहली फैक्ट्री की स्थापना, 1612 में नहीं 1612-13 में हुई थी। 1612 और 13 ये लिखा जाता है, एग्जामिनर कभी 12 कर देता है कभी 13 कर देता है। और 1615 में मुगल सम्राट से व्यापार की पुनः पुष्टि की। अंग्रेजों को क्या सुविधाएं मिली भाई? अंग्रेजों मुगलों से फरमान व्यापार की छूट मिली, कस्टम ड्यूटी में छूट और सुरक्षा दी गई, अपने व्यापारिक केंद्रों और कानून बनाने एवं न्याय करने की अनुमति ली, अपने कर्मचारियों के लिए विशेषाधिकार मिले और व्यापार में स्वतंत्रता और उपनिवेश स्थापित करने की छूट दी गई। अंग्रेजों की व्यापारिक नीति क्या थी? प्रारंभ में अंग्रेज सिर्फ व्यापारी बनकर भारत आए थे। उनका उद्देश्य था अधिक से अधिक मुनाफा कमाना। उन्होंने भारतीय वस्त्र, रेशम, नील, मसाले, अफीम, नमक पर आधारित व्यापार किया। समय के साथ कंपनी का व्यापार से शासन में बदलता चला गया। ठीक है, तो देखो कुछ फैक्ट्स देखते हैं। ये तो आपने देख लिया भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1608 में अंग्रेजों का भारत में आगमन हुआ। 1612 में सूरत में पहली फैक्ट्री खोली गई। 1615 में मुगल सम्राट से अनुमति मिली। 1639 में मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कब होती है? मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना 1639 में। 1661 में बम्बई पुर्तगालियों से अंग्रेजों को मिला था। किस में मिला था? जेम्स तृतीय को क्या मिला था? दहेज मिला था पुर्तगालियों से। 1690 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना हुई। जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये तो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया कि क्या चीज़ था। और चार्टर समय समय पर नवीन किया जाता रहा। इसके साथ कंपनी के अधिकार और शक्तिशाली हो गए थे। तो इनकी प्रारंभिक फैक्ट्री 1612 और 13 दोनों करना भाई इसमें याद। ठीक है, मसूलीपट्टनम में 1611 में जो ये थी आपकी स्थायी फैक्ट्री और ये थी आपकी अस्थायी फैक्ट्री। इस चीज़ को याद रखना, ये फर्स्ट अस्थायी फैक्ट्री थी, ये फर्स्ट स्थायी फैक्ट्री थी। मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज 1639 में, बम्बई 1661 और कलकत्ता फोर्ट विलियम 1690। ठीक है, इस चीज़ को याद रख लेना अच्छे से। जैसे कलकत्ता पे यहाँ पे हो गया, मसूलीपट्टनम हो गया, मद्रास हो गया। ठीक है, यहाँ पे 1611, ये 1612-13,
फिर आपका 1661 में बम्बई पे अधिकार हो गया था, 1690 में आपके कोलकाता पर अधिकार हो गया था, ठीक है। और फिर आपके मद्रास में 1639 में क्या बनाया था, यहाँ पे आपके बनाया था फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है। और कलकत्ता में कौन सा बनाया था, फोर्ट विलियम। अंग्रेजों की विशेषताएं क्या थी, अंग्रेज संगठित, अनुशासित और दूरदर्शी थे, ये चीज़ थी। उन्होंने किलाबंदी और आधुनिक हथियार हो गए इनके पास, नौसेना की सहायता से व्यापार को सुरक्षित किया। उन्होंने राजनीतिक परिस्थितियों का लाभ उठाकर भारत में अपना प्रभाव बढ़ाया और धीरे धीरे व्यापारी से ही क्या बन गए, शासक बन गए। इस चीज़ को कर लेना। नेक्स्ट एक बार और अच्छे से बना रखे हैं मैंने डिटेल नोट्स, इसको हम कंप्लीट करेंगे, बट नेक्स्ट लेक्चर में एक बार इसको रीड आउट कर लेंगे ताकि दोबारा रिकॉल हो जाए। फिर इसके आगे क्या करेंगे हम जहांगीर के साथ। तो चलो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।